बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी इस्लामाबाद के अंदर दो तीन खबरें बड़ी गर्म है। दो तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाले मामले में वज़ीर दाखिला पर संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। उन पर ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं, एक मारूफ सहाफ़ी इब्सार आलम साहब ने लगाए। इब्सार आलम पैमरा के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला का नाम लेकर ये इल्ज़ाम उन पर आयद किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर कब्ज़े के लिए रेंजर को इस्तेमाल किया। दूसरी खबर जो है वो बैरिया टाउन के मलिक रियाज वाले मामले में है, और ख़बरें ये है कि उसमें सदर आसिफ जरदारी का भी नाम आ रहा है और पीपल पार्टी और मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग होने की खबरें हैं। बहुत से यूट्यूबर्स का दावा ये है, बहुत से सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि मलिक रियाज और आसिफ जरदारी के दरमियान कोई डील हो रही थी जिसको क्रैक करके नैब के ज़रिए उनके रेड वारंट जारी कराए गए, और साथ ही खबर भी जारी कराई गई कि किसी भी वक्त मलिक रियाज साहब को हथकड़ी लगी होगी और वो पाकिस्तान की किसी अदालत में खड़े होंगे और पुलिस उनको गिरफ्तार करके मुल्क वापस लेकर आएगी। इस मामले में भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का नाम गूंज रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई रोल प्ले किया। अब अब्सार आलम बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और जब वो पैमरा के चेयरमैन बनाए गए थे नवाज शरीफ के दौर में, और गालिबन 3 साल वो पैमरा के चेयरमैन रहे, इस दौरान उन्होंने कई बार ये दावा किया कि अब मुस्तकबिल में उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सहाफ़ी ना है ना अब वो रहेंगे। वो सरकारी जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी वो सहाफ़त नहीं करेंगे क्योंकि वो सहाफ़त छोड़ चुके हैं। तो जब अब्सार आलम साहब बैसियत चेयरमैन पैमरा फ़ारग हुए तो काफ़ी अरसा वो कोई नौकरी नहीं कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दोबारा मीडिया के अंदर एंट्री दिलाई गई, अच्छी पोस्टों पर दिलाई गई, ख़ासे अहम ओहदों पर रहे। फिर उन्होंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया और फिर वीलॉगिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे पास मुसद्दका खबर ये है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब यानी पिंडी वाले वो चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो। मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, उन्होंने इस्लामाबाद के दिल में सबसे अहम शाहरा के सबसे अहम जगह पे 2 बिल्डिंग्स उन पे उन्होंने हमला किया। इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया और रेंजर्स को इस्तेमाल किया। अब रेंजर्स जो हैं वो सर्विंग आर्मी कमांड के नीचे होती हैं, और ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि रेंजर्स को उनकी हाई कमांड के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया गया। ऑथेंटिक इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अदालती निज़ाम है उसको भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि बड़े साहब पिंडी वाले वो ये चाहते हैं कि ये हो। अब मेरे सवालात हैं यहाँ पे कुछ जिनके जवाबात देना मोहसिन नकवी पे भी फ़र्ज़ है, और जिनका वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि मोहसिन नकवी साहब उनका कंधा इस्तेमाल करके ये काम क्यों कर रहे हैं इस्लामाबाद। अब ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट क्या है, इसकी सारी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ और आप सुन चुके हैं कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर वाक़या है। दरअसल ये इल्लीगल इमारत है। यहाँ पर एक होटल बनना था जिसका नाम ग्रैंड हयात होटल था, और ये मामला जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ और पीपल पार्टी के दौर में भी इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हुई और बहुत सी पर्दा नशीनों के नाम आए। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया और उसमें भी ये मामला सामने आया, और इमरान खान के दौर हुकूमत में इसको बिल्कुल लीगल करार दे दिया गया। और जिस जज साहब ने लीगल करार दिया वो जज साहब खुद उस बिल्डर के वकील थे, जस्टिस इजाजुल एहसन, बहुत सीनियर जज थे। उनके बारे में किसी को शुबा नहीं था कि वो अगर बैसियत जज अपने ओहदे पर काम करते रहते तो वो मुल्क के चीफ जस्टिस बन सकते थे। लेकिन इस मामले में वो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए कि उनको फिर इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ा। वो वजूहात और भी थी लेकिन वो चले गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो इस्लामाबाद के अशराफिया की जान को आया हुआ है, और जब अशराफिया पे हाथ पड़ता है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती, और अशराफिया के लिए काम करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। इंसान ने इतना पैसा कमाया हो
और उसको उसने संभाल के रखा हो और उसकी इज्जत सरेआम बाजार में बिक रही हो, नीलाम हो रही हो, या कोई इसको हाथ डाल रहा हो, तो फिर इतना पैसा किस काम का? तो फिर वो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन जो इल्ज़ामात इब्सार आलम ने लगाए वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने मोहसिन नकवी की ज़ात के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनका सारा कच्चा चट्टा जिस तरह खोला है, उससे लगता यूँ है कि मामला को बहुत ही गहरा और संजीदा है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के ज़रिए सफ़ेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई में ज़ाहिर हुआ। मोहसिन नकवी साहब ये बताएं कि इनका पैसा कैसे बाहर गया। वज़ीर दाखिला साहब ने कराची में कुछ दिनों पहले ताजरों से खिताब करते हुए कहा था कि इस मुल्क से 100 अरब डॉलर बाहर गया है, तो वो जानते हैं कैसे गया और कैसे वापस आना है। तो अब्सार आलम साहब ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप खुद वज़ीर दाखिला, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बताएं कि पैसा गया कैसे और लाएंगे कैसे। और फिर उन्होंने एक और संगीन इल्ज़ाम ये लगाया कि सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आज भी जहाज़ उतर रहे हैं जो काला धन लेकर दुबई जा रहे हैं। तो उन पे मोहसिन नकवी जाके कब्जा करे, और खुद मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक्स में जाहिर हुआ। आपने उस पर एमनेस्टी ली, आपने अपने काले धन को सफ़ेद किया एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए जो पाकिस्तान में अनाउंस हुई। आप खुद अभी कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि 100 अरब रुपया इस मुल्क से पिछले 2 साल में हुंडियावाला के जरिए बाहर गया है। आप वज़ीर दाखिला है ना, आप बताएं कैसे गया है? इमिग्रेशन तो आपके नीचे है। क्या आपको नहीं पता कि सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जहाज उतर रहे हैं? यहां का काला धन इस मुल्क से कमाया हुआ डॉलर्स में कन्वर्ट करके उन जहाजों के जरिए कैश दुबई जा रहा है, आज भी जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे ही वहां पे 30% कैश उनसे लेके बाकी 70% जो मर्जी आप दुबई में कर सकते हैं आज भी। सिंध हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि उनको जो पैसा मिलता है वफाक की जानिब से, वो पैसा खर्च होने की बजाय बाहर ले जाया जाता है। और अगर किसी को याद हो तो आसिफ जरदारी साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा, उनके ऊपर केस बना, फिर उनके कई दोस्तों के ऊपर केस बना और इल्ज़ाम यही था कि वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं। जरदारी साहब के एक फ्रंट मैन थे जो उनके मुंह बोले बेटे भी बने हुए थे, जिनका नाम अवैस टप्पी था। उनका भी नाम है कि अवैस टप्पी ये सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। और उस वक्त भी तरीके वारदात यही था कि दुबई से मिडिल ईस्ट से जहाज़ उतरता है और पैसे उसमें लाद कर ले जाए जाते हैं। लेकिन इस बात का आज तक किसी के पास कोई एविडेंस नहीं, न किसी अदालत में साबित किया जा सका। लेकिन ये ज़ुबान ज़द आम है, ये बात पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जानता है। अब ये मिथ है, सच है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन इसको उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जोड़ दिया है कि वो जरदारी साहब को रियायत देते हैं, क्योंकि जरदारी साहब के मोहसिन नकवी से ख़ासे अच्छे ताल्लुकात हैं। और वजह भी बता दी है जनाब अब्सार आलम साहब ने। वो कहते हैं मोहसिन नकवी को मैं 2001 से जानता हूँ, यानी बहुत पुराना याराना है, जिस वक्त तलत सैन और काशिफ अब्बासी और ख़ुद अब्सार आलम CNN के लिए काम करते थे। तीनों नाम आपने जहन में रखने हैं और फिर आपको इनकी सारी हिस्ट्री, सारा बैकग्राउंड और सब कुछ समझ आ जाएगा। तीनों CNN के लिए काम करते रहे और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो भी CNN में थे, लेकिन वो CNN के स्टाफ के लिए गाड़ियां अरेंज करते थे। आज वो इस मुल्क के मालिक हैं, मुबारक हो उनको तरक्की, लेकिन इंसान को इतना तकब्बर नहीं करना चाहिए। तो अब्सार आलम साहब ने उनको कोई वक्त याद कराया है, क्यों कराया है, वजह क्या है? मोहसिन नकवी साहब ऐसे है नहीं है। मुझे भी जर्नलिज्म में 25-30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और मैं भी मोहसिन नकवी साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब वो शायद सहाफ़ी भी नहीं थे, और बहुत से लोगों को भी जानता हूँ कि कौन क्या था, लेकिन हमने कभी किसी के इस तरह कपड़े नहीं उतारे। मोहसिन नकवी की लाख खामियाँ होंगी, लेकिन आज वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर उन पर एतमाद करते हैं। और अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उनमें वज़ीर दाखिला ख़ुद उसका हिस्सा थे। तो इससे उनकी आपको रियासत के अंदर जो वैल्यू है वो समझ आ जाएगी। तो मुझे
उस वक्त भी कोई इतराज़ नहीं था जब अबसार आलम साहब को पैमरा का चेयरमैन लगाया गया था। लोग नवाज शरीफ पे सवाल उठाते थे कि इन्हें क्यों लगाया गया, ये तो तकब्बर से भरा इंसान है। और उन्होंने वैसे चेयरमैन साबित भी किया। वो किसी अपने दोस्त साहबी का फ़ोन नहीं उठाते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, वो पैमरा के चेयरमैन बन गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि कौन सी सहाफ़त, मेरा तो ताल्लुक कोई नहीं है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह फवाद चौधरी ने इमरान खान की जड़ों में जहर भर दिया, ये कह कर के मीडिया तो तबाह हो गया है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर ख़त्म हो गया, अब तो डिजिटल मीडिया है, अब तो ये है। और उन्होंने तमाम अखबारात, मीडिया के इश्तिहार बंद, मीडिया की नौकरियां खा गए, वो इदारे खा गए। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज कोई इदारा इमरान खान की हमायत में दो लफ्ज़ नहीं कहता। ज़रूरी नहीं कि रियासत या कोई ताकतवर इदारा उनको कहे कि आप इमरान खान के खिलाफ बात करें या इमरान खान की सपोर्ट ना करें। बहुत से इदारे दिल से इमरान खान को और उनकी पॉलिसियों को गलत समझते हैं, और उसकी वजह फवाद चौधरी और ख़ुद इमरान खान भी थे। खैर ये बहस अलहदा है। तो बहुत से लोग जो शाह के करीब होते हैं वो शाह के उससे ज़्यादा वफादार हो जाते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कहलाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। अबसार आलम साहब का नवाज शरीफ साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, और नवाज शरीफ साहब का तकरीबन उन तमाम लोगों से अच्छा ताल्लुक़ है जो कि पॉलिटिकल बीट किया करते थे। अब जो सियासी जमातों को कवर करता है वो सियासतदानों से ताल्लुक़ रखता है। उस वक्त चूँकि अखबारात थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, प्रिंट और डिजिटल मीडिया भी नहीं था, लोग वीलॉग भी नहीं करते थे। तो रिपोर्टर की कुल औकात ये थी कि वो ख़बर लेता था और जाके अपने से सीनियर लोगों को सबमिट करता था। उनका फैसला होता था कि खबर चलानी है नहीं चलानी, खबर सही है गलत है, अच्छी है बुरी है, कितनी चलानी है, इसमें कोई एंगलिंग करनी है कि नहीं करनी। तो ये सारे छोटे छोटे सहाफ़ी थे। तो ये सब जो उस वक्त रिपोर्टर थे आज बड़े बड़े सहाफ़ी वही कहलाते हैं। जो उस वक्त बड़े सहाफ़ी थे वो अब बेचारे कहीं पसे मंजर में जा चुके हैं। वो जो हदायतकार थे, डायरेक्टर थे, जो एडिटर थे, जो न्यूज़ एडिटर थे, वो सब बैक बेंचर बन गए, क्योंकि वो फ्रंट पे नहीं खेलते थे। और जो सलाम दुआ करता था, कोई पैमरा का चेयरमैन बन गया, कोई वज़ीर दाखिला बन गया, कोई कुछ बन गया। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, कोई उस पर शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का एक ऐसा बड़ा कारनामा जो लोगों को नहीं पता। मोहसिन नकवी जब CNN का ब्यूरो चीफ था तो इसके मुशर्रफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोग हैं वो दुबई जाकर मोहतरमा से मुलाकातें करते थे और उनको पाकिस्तान ना आने की तरगीब देते थे कि आपने पाकिस्तान नहीं आना। और ये मोहसिन नकवी थे जिन्होंने एक मरतबा मीडिएशन कराई। ये उस वक़्त सालिस बने थे बिटवीन मुशर्रफ एंड बेनज़ीर, और दोनों के दरमियान बात नहीं होती थी, और ये बातचीत मोहसिन नकवी साहब ने कराई थी। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। लेकिन मोहसिन नकवी ने उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को वापस लाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। तो मैं उनका इसलिए मोतरफ हूँ मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया जो बहुत कम लोग करते हैं। उस वक्त उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला था इस बात का, उनको कई साल बाद क्रेडिट मिला, उस वक्त नहीं मिला। उस वक्त ना किसी ने उनको वज़ीर लगाया ना मुशीर लगाया। हाँ ये कि वो CNN के बाद एक चैनल के मालिक बन गए जहाँ उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, जहाँ कुछ और लोगों ने सपोर्ट किया। और उस चैनल के बाद उनको 2-3 साल खासी मुश्किलात, खासी दिक्कत पेश आई। फिर कुछ मदद की जरदारी साहब ने और एक इन्वेस्टर को साथ लगाया, और ऐसी इज़ द हिस्ट्री। अब वो एक अच्छे मुकाम पर है और उनकी जो परफॉर्मेंस है बुरी नहीं। क्रिकेट के मैदान के हवाले से मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन बहसीत वज़ीर दाखिला उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। जो उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें बना दी हैं ना, हॉस्पिटल उन्होंने बहसीत वज़ीर दाखिला पंजाब के सबसे पहले अपग्रेड कराए। अब तो सारे हॉस्पिटल आपको अच्छे लगते हैं ना, ये उनके दौर में हुए। अंडरपासेस पे उन्होंने दिन रात काम किया, बहसीत निगरान वज़ीर आला, तो बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। अब वो बहसीत वज़ीर दाखिला काम कर रहे हैं। अब वो वही करते हैं जो उनके बॉस कहते होंगे, ये समझा जाता है। और अबसार आलम के बारे में समझा जाता है कि वो भी वही करते हैं जो उनके बॉस करते होंगे। उनके बॉस नवाज शरीफ है, इनके बॉस जनरल आसिम मुनीर है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि
अबसार आलम साहब ने जो वज़ीर दाखिला के हवाले से इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका हुकूमत और किसी वज़ीर की लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अबसार आलम साहब का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर फ्लैट है, और जब ये ऑर्डर आया अदालत की जानिब से और मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश किया, तो फिर जाहिर है अबसार आलम साहब ने गुस्से में ये वीलॉग किया है। ये किसी इन्वेस्टर की मोहब्बत में नहीं की, ना किसी हकदार के हक के लिए की है, बल्कि गैर कानूनी बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो रियासत के साथ फ्रॉड करके होटल की जगह पर बनाई गई और फिर अशराफिया को फ्लैट दिए गए, और बज़ाहिर ये फ्लैट बेचे गए, लेकिन जो मेरी मालूमात है वो गिफ्ट के तौर पर दिए गए, और जो एग्रीमेंट हुए उनमें रकम वसूली डाल दी गई, फ़लाँ को इतने का फ्लैट, फ़लाँ को इतने का फ्लैट बेचा गया। तो इस गैर कानूनी बिल्डिंग के ख़िलाफ़ होने वाले एक्शन पर अबसार आलम साहब को इतराज़ है, क्योंकि इनमें साहब का फ्लैट भी है। अबसार आलम से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुझे वो बहैसियत इंसान पसंद थे जब तक वो पैमरा के चेयरमैन नहीं बने, और बहैसियत वीलॉगर मुझे वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी लॉजिकल बातें करते हैं जो बहैसियत जर्नलिस्ट किसी को करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जलते हैं तो फिर उसके नीचे आप किसी को भी ले लेते हैं। अब लगता ये है जैसे अबसार आलम साहब ने प्रोग्राम किया कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कंपेन लॉन्च हो गई है, और ये कंपेन तो वाकई लॉन्च हुई है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है जाती उम्रा में कल रात, और काफ़ी देर मुलाकात रही है, उसका एलामिया कुछ और जारी किया गया है। लेकिन जो मेरी इतलात है वो ये कि जब मोहसिन नकवी साहब ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया तो अबसार आलम साहब ने हाथ पाँव मारे, वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत की, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने इस ऑपरेशन को रोक दिया और एक कमेटी बना दी कि वो इसका फ़ैसला करे। तो बेहतर होता कि अबसार आलम साहब थोड़ा इंतज़ार कर लेते। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को बुला के पूछा कि एक्चुअली मामला क्या है, तो उनको सारी सूरत-ए-हाल बता दी गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो अबसार आलम साहब हैं उन्होंने बिल्कुल वही हरकत की है जो अमूमन सहाफ़ी करते हैं। किसी मातहत को हटवाना हो ना तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो अपने बॉस के नाम पे हरकत कर रहा है। तो अबसार आलम साहब की जो वारदात है बड़ी बारीक है। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इस बात की ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे कोई बना हुआ है नहीं बना हुआ है। वो मामला जो है वो सिक्योरिटी का मामला है, रेड जोन के अंदर वो बना हुआ है, इलीगल वो है, उसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी इदारे बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि इसको खाली होना चाहिए। यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, कैपिटल है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, और सीधी बात है ये लीगल नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने जायज़ काम किया। तो अगर नाजायज़ जगह आपने ख़रीदी है, किसी कब्ज़ा ग्रुप से आपने मकान खरीद लिया है, वो किसी का है आपका है नहीं, और आपके मैं आप मालिक हूँ, तो अबसार आलम साहब तो एक गलत काम को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहली बात कि आपको पता था ये मामला 2000 के अवाइल से चल रहा है कि ये जगह इलीगल है, फिर आपने कहा मैंने फ्लैट खरीद लिया, वहाँ पे मुझे कब्ज़ा नहीं मिल रहा, तो आपने मुतनाज़ा जगह खरीदी क्यों? आप माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर पर ये हरकत कर रहे थे। अब इसका नतीजा क्या निकला कि पीडीए वाले लुटियाँ पा रहे हैं कि हुकूमत का जो एक पेज है वो फट गया है। बहुत से लोग फिर मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ व्लॉग करना शुरू हो गया कि देखिए अबसार आलम जो है हक सच पे खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अबसार आलम के बयानियों को। देखें हम तो कह रहे थे कि मोहसिन नकवी ठीक आदमी नहीं है, तो साबित हो गया। तो अबसार आलम साहब ने मौका दिया है मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन को कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर उंगलियां उठाएं। तो नवाज शरीफ साहब सोचें कि उन्होंने कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है जो वक्त आने पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके छाबे में किसी ने हाथ डाला है। यानी साडा कुत्ता कुत्ता तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, फ्लैट आपका था तो आपकी चीखें निकल गई। तो ये जो अबसार आलम साहब की जुमला कार्रवाई है, इसके पीछे कतन गवर्नमेंट नहीं है और ना नवाज शरीफ हैं। ना नवाज शरीफ ऐसे कामों को सपोर्ट करते हैं और ना मरियम नवाज़ ऐसे कामों को सपोर्ट करती हैं। और मुझे यकीन है कि अबसार आलम साहब ने मरियम नवाज़ साहिबा से बात नहीं की होगी, ये बात उन्होंने बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब से की होगी।
और नवाज शरीफ के कानों तक भी ये बात नहीं पहुंची। अब पहुंच गई हो तो अलग बात है। ये वैसे ही मामला जैसा ख्वाजा आसफ का एक बंदा पकड़ा गया था जो उनके साथ काम करता था और वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी का करता धरता था, और फिर ख्वाजा साहब इस्तीफ़ा देने पे आ गए थे कि मेरा बंदा फड़ लिया। तो फिर नवाज शरीफ को उन्हें बुलाकर समझाना पड़ा कि उनके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी, उनसे डिस्कस नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ कि फिर वो बंदा छूट गया, वो बंदा भी पकड़ा गया। लेकिन ख्वाजा साहब का ख्याल ये था कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, और वो मरीम नवाज साहबा के हवाले से थोड़े यानी तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। अब मरीम नवाज साहबा का एक तो क्रेडिट है, वो इनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि जब से बीबी वज़ीर आला बनी है ये सिफारिश नहीं सुनती, और ये मुस्लिम लीग नून के जो MP MNAs हैं उनसे नहीं मिलती, जो डेरेदार हैं उनसे नहीं मिलती, जो सिफारशी जाते थे पहले, चलो जी चले जाएं CM हाउस चले जाएं, फला क्लब रोड पे चले जाए, जहाँ जहाँ CM हाउस के प्राइवेट ऑफिस है वहाँ चले जाए तो अपना काम करा लें। ये सियासत में होता है, लोग ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं और जायज़ काम भी होते हैं, नाजायज़ काम भी होते हैं, लोग कर भी देते हैं, लिहाज मुरव्वत भी होता है। लेकिन ऐसा कोई काम कोई भी नहीं करता जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचे। ये जो बाकी दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं ना, ये और तरीक़ों से लगाई जाती है, और इसके बारे में आपको जो कोना सहाफ़ी है ना वो बता सकेंगे कि ऐसा कौन सा सहाफ़ी है जो इतना माल कमाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू में फ्लैट खरीदने के काबिल हो जाता है। तो जब सार आलम साहब ने कट्टा खोला है, अब मुझे नहीं पता कि इसका रद्दअमल क्या आता है, क्या इसकी वजह से हुकूमत और ताकतवर हल्कों में कोई फासला पैदा हो सकता है, हो भी सकता है। बड़े साहब भी कह सकते हैं कि वो मेरे आदमी के बारे में ये बातें आपकी गवर्नमेंट के जो करीबी लोग हैं वो कर रहे हैं, तो फिर वो जो 1 पेज है वो लड़खड़ा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छी बात ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही तहम्मुल मिजाज और समझदार इंसान है, और ऐसे ही शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ का एक क्रेडिट ये है कि वो जब से बने हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने फ़ौज के साथ मामलात को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है, 2 नंबरी नहीं की कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। और जनरल आसिम मुनीर को भी कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या उठा लाए हो, वरना हमें यही कहा जाता था ना, भाई साहब की चुक ले आए हो। और दूसरा आसिफ जरदारी वाला मामला है, वो भी मुझे लगता है कि चूँकि जरदारी साहब की और मलिक रियाज साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, और मलिक रियाज साहब जो है वो हमेशा से स्टेट की नज़रों में रहे हैं, लेकिन वो हुकूमतों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से बचते रहे हैं। अब चूँकि कुछ मामलात की वजह से वो नज़र में आ चुके हैं, और जरदारी साहब के साथ वो अपना ताल्लुक़ इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करते हैं, और जरदारी साहब भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं और बचा भी रहे हैं, और वो बचे भी इस वजह से ही हुए हैं। और अगर कोई समझता है कि रेड वारंट जारी होने से वो मलिक रियाज को पकड़ के ले आएंगे और मलिक रियाज बस आने वाला, तो मेरा नहीं ख्याल। मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा काम नहीं किया। मलिक रियाज साहब एक तो दुबई में है ही नहीं, और कोई कहे जी मलिक रियाज के कहने पे मिडिल ईस्ट हमारे ख़िलाफ़ हो गया, ये बात भी हज़म नहीं हो रही। वो एक लंबी स्टोरी है कि इमारात की जो लाइन एंड लेंथ है वो क्यों बदल रही है। वो पूरे अरब ममालिक के हवाले से बदली है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बदली। आप देख लेना, अगर नाराज़गी पाकिस्तान से है तो इमारात ओपेक से क्यों निकला, वहाँ कहानी कुछ और चल रही है। वो पता नहीं आप लोग के लिए बोरिंग ना हो, वरना मैं पूरी आपको बता सकता हूँ कि मामला क्या चल रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो प्लानिंग है वो क्या है। लेकिन वीलॉग लंबा हो जाएगा, तो संडे का दिन है, आपको बोर किए बगैर अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले वीलॉग में। और चूँकि हम भी थोड़े से ज़ेरे अताब है, और किसी रियासत की वजह से या हुकूमत की वजह से नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब ने मेरी प्रोग्राम की रीच गिरा दी है, कम कर दी है। तो उसके लिए गुजारिश ये है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
जो भी एरर थे वो टेक्निकल थे, वो दानिस्तानी थे। चूंकि 2-3 कॉपीराइट इशू आगे आजकल जंग है तो फुटेज चल जाती है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।